नमस्कार मित्रों, आज मैं मालती जोशी जी की लोकप्रिय कहानियों में से एक कहानी मैं चुनौती हूँ पनौती नहीं सुनाने जा रही हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। लीजिए सुनिए, मैं चुनौती हूँ पनौती नहीं। मैं चाय पी रही थी कि ईशा ऑफिस से लौटी। मैं जल्दी आ गई हूँ या तुम लेट चाय पी रही हो? उसने पूछा। तुम तो समय से ही आई हो। यह मेरी तीसरी चाय है। क्यों? ऐसे ही, थकान सी लग रही थी। चलो तुम फ्रेश हो लो, तब तक तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। मैं बना लूँगी, तुम बैठी रहो। अब बना ही रही हो तो पापा के लिए भी बना देना, मैंने उसके लिए प्लेट लगाते हुए कहा। दीदी ने ढेर सी मिठाई बांध दी थी। शादी कैसी रही? चाय छानते हुए उसने पूछा। सुबह आप लोग आए तब मैं जाने की जल्दी में थी, पूछ नहीं पाई। शादी अच्छी रही, रॉयल शादी थी। दोनों भाइयों ने मिलकर पैसा पानी की तरह बहाया था, तो शादी तो अच्छी ही होनी थी। सोनाली कैसी रही? 10,000 के ब्राइडल और 40,000 के लहंगे के साथ कोई भी लड़की सुंदर ही लगेगी। दूल्हा कैसा है? मुझे तो सोनाली से 21 ही लगा। देखने में भी और क्वालिफिकेशन में भी जीजा जी ने जमकर दहेज दिया है, तभी तो ऐसा हीरे जैसा दामाद जुटा पाए हैं। आजकल तो शादियों में काम कुछ करने के लिए होता नहीं है, सारा काम तो कैटरर्स वाले करते हैं। फिर तुम इतनी थकी सी क्यों लग रही हो? वहाँ तो इससे भी एक कदम आगे वाली बात थी। एक तो इतना महंगा रिजॉर्ट और सब काम इवेंट मैनेजर के जिम्मे था। सिर्फ दूल्हा दुल्हन और गहने कपड़े हमारे थे, सारी व्यवस्था उनकी थी। मैंने तो पहली बार ऐसी शादी देखी। फूल मालाएं, बाजे, पालकी, घोड़ा, शहनाई, फोटोग्राफर, स्टेज, आतिशबाजी, सब व्यवस्था इवेंट वालों की थी। खाना भी बहुत अच्छा था और नाश्ता भी हर बार नया ही था। नाश्ता भी अलग अलग प्रांतों का था। आखिरी शादी थी ना, जीजा जी ने दिल खोल कर खर्च किया था। जिसके पास है उन्हें खर्च करना ही चाहिए, इसी बहाने लोगों को रोजगार मिलता है। इतनी सुंदर शादी हुई है और तुम क्यों थकी थकी सी लग रही हो? सच कहूँ, आजकल शादी ही क्यों ना हो, कहीं भी जाने का मन नहीं होता। अरे हर जगह गहनों कपड़ों की नुमाइश होती है। ऐसे में अपने अभाव और उभर कर सामने आते हैं। माँ, तुम ही तो हम लोगों को बचपन से सिखाती रही हो कि अपने पास जो भी है उस पर गर्व करना चाहिए और मन में कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं लाना चाहिए। और तुम खुद ही कहने के लिए ही बातें ठीक लगती है, पर व्यवहार में लाना बहुत कठिन है, खासकर जब कोई टोक दे। इस बार तो तुम्हारी दोनों छोटी मौसियाँ हाथ धोकर पीछे पड़ गईं। दीदी, यह क्या बाबा आदम जमाने की बनारसी साड़ी पहन लेती हो? आजकल कोई पहनता भी है? अब तो सिर्फ डिजाइनर साड़ियों का चलन है। दोनों कहकर चुप नहीं हुई। पूनम ने कसम दे देकर रिसेप्शन में अपनी साड़ी पहनाई और नीलम ने अपना सेट दिया। सच इतना बुरा लगा और शर्म भी आई। वो प्रसंग याद करके ही मेरा गला भर आया और मैं चुप हो गई। थोड़ी देर बाद उसांस भरकर मैंने कहा, सिर्फ गहनों कपड़ों की बात नहीं है रे, घर में शादी लायक बच्चे होते हैं तो लोग उसके बारे में भी पूछते हैं। अब शुभम की शादी को ही ले लो, मुझे ऐसी डांट पड़ी है कि क्या बताऊं। बड़े भैया और दीदी ने खूब लताड़ा है मुझको। उन लोगों को बुला लेना था। सिर्फ तुम्हारे मामा मौसी ही तो नहीं हैं, तुम्हारी बुआ हैं, दूर के ही सही तुम्हारे चाचा हैं,
सबको बुलाना पड़ता, फिर सबको कहाँ सुलाती, कहाँ बैठाती, क्या खिलाती बताओ। सबसे बड़ी बात, जाते समय नेक स्वरूप हाथ में क्या रखती। ईशा कुछ कहने को हुई कि बाहर का दरवाज़ा खुला और ये भीतर आए। हम दोनों चुप हो गई। ये कुछ देर तक हमें घूरते रहे, फिर बोले, क्या हो गया, कौन मर गया। कभी तो सोच समझ कर बात कीजिए, मैंने गुस्से में कहा। तुम लोग इतनी शोक मुद्रा में बैठी थी कि मुझे लगा। ईशा एकदम से बोल उठी कि मम्मी को दुख हो रहा है कि शुभम की शादी में किसी को बुला नहीं सके। वहाँ नासिक में माँ को सबने खूब डांट लगाई। तो बुला लेती ना, किसने मना किया था। बुलाकर क्या हंसी करवाती। शादियाँ कैसी होती है देख कर आ रहे हो ना। हमने तो कहा था शहजादे से कि थोड़े दिन रुक जाओ, हालत जला संभलने दो, पर उन्हें तो जल्दी पड़ी थी। बहन तक के लिए रुकने के लिए तैयार नहीं थे। किस लिए रुकता, किस आशा पे रुकता। उसने कोई बाल विवाह तो नहीं किया है, 28 की उम्र में शादी की है। और वो बेचारा तो रुक भी जाता, पर लड़की वाले कब तक सब्र करते। वे तो बराबर दबाव बना रहे थे। लड़की वालों को तो फिक्र होती ही है। सब लोग हमारी तरह थोड़ी ही होते हैं कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। तो अब 30 साल की लड़की के लिए मैं लड़का ढूंढने जाऊंगा। 30 साल की एकदम से तो नहीं हो गई। प्लीज़ प्लीज़, ईशा ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, आप लोग मेरी शादी के लिए लड़ाई मत कीजिए। मेरी शादी का ख्याल मन से निकाल दीजिए, क्योंकि मैंने वह अध्याय ही बंद कर दिया है। कहते हुए वो अपने कमरे में चली गई और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। वाह, कितनी खुशी की बात है, आपके पैसे बच गए। चलिए रिलैक्स हो जाइए। पैसे पास में रहेंगे तो बचेंगे ना। तुम तो इतनी पनौती बनकर आई हो कि एकदम ठन गोपाल हो गया हूँ। वही जो अम्मा, ताई, चाची, बुआ वगैरह कहती रही हैं। यही कि अनुपम की बहू दलिद्दर साथ लेकर आई है। ऐसे पैर पड़े हैं कि लक्ष्मी जी रूठ गई हैं। उन्होंने कहा और आपने सुन लिया। और क्या करता, झूठ थोड़े ही है वह। और वे कमरे में चले गए। मैं दोनों हाथ सिर पे दिए वहीं बैठी रही। शाम को बेमन से ही सही खाना बनाना पड़ा और खाना भी पड़ा। ईशा तो मुंह जुठार करके उठ गई थी, पर मैं एक रोटी लिए बैठी रही। पहले उठ जाने पर ये बहुत अपमानित महसूस करते हैं, इसलिए बैठना पड़ता है। ये अपना पूरा कोटा समाप्त करके ही उठे। उसके बाद मैंने रसोई समेटी, थोड़ा सुबह के खाने की तैयारी कर ली और आकर टेबल पर बैठ गई। कमरे में जाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। जानती थी इन्हें मेरा इंतज़ार हो रहा है, क्योंकि 4-5 दिन प्रवास में ही निकल गए थे। पत्नी की इच्छा अनिच्छा की इन्होंने कभी परवाह नहीं की थी। वे 2 बार चक्कर लगाकर निकल गए थे, फिर सामने आकर खड़े हो गए। आज सोने का इरादा नहीं है क्या? नींद नहीं आ रही है। क्यों? बिटिया की बात याद करके छाती फटी जा रही है। कितनी हताशा में उसने ये बात कही होगी कि मैंने शादी का अध्याय बंद कर दिया है। इकलौते भाई की शादी देख ली होगी ना, कैसे भिखमंगों की शादी हुई है। भला हो उसके ससुराल वालों का कि उन्होंने रिसेप्शन दे दिया। 4 लोगों को बुलाकर खिला तो सके, नहीं तो अपनी कोई औकात ही नहीं थी। अब जो भी राग अलापना है कमरे में जाकर अलापो, लड़की सुन लेगी। घर है कि कबूतर खाना, एक कमरे में सांस लो तो दूसरे कमरे में सुनाई देती है। मजबूरन उठना ही पड़ा। बिटिया की बात से ज़्यादा दुखी मैं उसके पापा के बात से थी। वह पनौती शब्द कानों में हथौड़े की तरह बज रहा था।
ऐसा नहीं है कि यह शब्द मैंने पहली बार सुना हो। परिवार के महिला मंडल पीठ पीछे इस शब्द से कई बार नवाज चुके हैं, पर इन्होंने आज तक मुझे इस तरह कोसा नहीं था। पर आज जिस निर्ममता से उन्होंने ये बात कही तो ऐसा लगा कि बरसों से ये बात उनके मन में घुमड़ रही है। क्या उन्हें ये याद नहीं रहा कि पिछले 6-7 साल से मैं और ईशा इस घर को ओट रहे हैं, नहीं तो ये कब का ढह गया होता। कभी पता ही नहीं चला कि ये किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं और उसमें किस तरह का घाटा हो रहा है। मन ही मन मैं बाबूजी को बराबर धन्यवाद दे रही हूँ कि उन्होंने नौकरी करने के लिए उकसाया। तुम्हें नौकरी करनी है, नहीं तो तुम्हारी विद्या में जंग लग जाएगी, तुम्हारा आत्मविश्वास टूट जाएगा। तुम लखपति हो या करोड़पति, तुम्हें नौकरी करनी ही है। तुम किटी पार्टीज़ के लिए नहीं बनी हो। नौकरी मैंने देर से शुरू की, दोनों बच्चों के जन्म के बाद। सौभाग्य से एक स्थानीय कॉलेज में नौकरी मिल गई। सरकारी नौकरी में ट्रांसफ़र का चक्कर होता है। यहाँ कोई खतरा नहीं है, वेतन ज़रूर कम है, पर इस समय वही बड़ा सहारा है। दोनों बच्चों को मैंने अपने बलबूते पे पढ़ाया। बाहर जाने के लिए शुभम को स्कॉलरशिप मिली थी, पर उससे पूरा थोड़े ही पड़ता है। मुझे लोन लेना पड़ा, अब वह उसे धीरे धीरे चुका रहा है। मैंने उसकी शादी के बाद उससे कह दिया कि अब इधर की चिंता मत करो, तुम लोन चुकाओ और अपना घर बार देखो। ईशा को शायद इसी बात का टेंशन रहा होगा। शादी के बाद शुभम का हाथ रुक गया है। कल को उसकी भी शादी होगी तो इस घर का क्या होगा। अपनी ही सोच में डूबी पता नहीं मैं कितनी देर बूंद बनी हुई थी कि सन्नाटे को भेदता हुआ इनका स्वर उभरा। अच्छा होता तो उस कंगले के साथ चली जाती। कौन कंगला? वही जो अभी शादी में मिला था, ब्रिजमोहन की मनमोहन, क्या नाम है उसका? वो आदमी आपको कंगला नज़र आता है? जानते हैं, उसका मुंबई में 5 बेडरूम का फ्लैट है, पूना में बंगला है, नासिक के पास फार्म हाउस है, और जिस रिजॉर्ट में सोनाली की शादी हुई है वो उसी की मेहरबानी से मिला है। वो लाइफ मेंबर है वहाँ का। होगा, आज वो धन्ना सेठ होगा, पर जिस समय तुम्हारा हाथ मांगने आया तब तो कंगला ही था ना। यह आपको किसने बताया? तुम्हारे जीजा जी ने। तो सुनिए, वो हमारे यहाँ कभी नहीं आया था। जीजा जी का फुफेरा भाई है, इसलिए वो प्रस्ताव लेकर आए थे, पर उस समय उन लोगों की हालत बहुत खस्ता थी। 2 भाई पढ़ने वाले थे, एक बहन ब्याहने को थी, पिता थे नहीं, इसलिए बाबूजी ने इनकार कर दिया था। हाँ, तुम्हारे बाबूजी ने कहा था ऐसे फटीचर लोगों की बारात मेरे द्वार पे नहीं आएगी। तो जीजा जी ने आपको ये भी बता दिया? समझ गई। जीजा जी बाबूजी की बात को मन में लेकर बैठ गए होंगे। आज इतने साल बाद जब स्थितियां पलट गई हैं तो उन्हें अपना खुन्नस निकालने का अच्छा मौका मिल गया। उनकी बात से इन्हें मुझे कोसने का अच्छा अवसर मिल गया। अब यह सारी हताशा मुझ पर उड़ेल रहे थे। बाबूजी ने सचमुच मुझ पर बहुत अन्याय किया। उसके घर ब्याही जाती तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कड़का था, थोड़ा और कड़का हो जाता बस। वहाँ वो सोना से मिट्टी बना रहा है और यहाँ सोना भी मिट्टी हो जा रहा है। उसका हर बिजनेस फल फूल रहा है और यहाँ घाटे का रिकॉर्ड बन रहा है। वो हर शहर में बंगले बना रहा है, फार्म हाउस खरीद रहा है और यहाँ ज़मीन बिक गई। तुम्हारी कृपा से
बंगला भी गिरवी पड़ा हुआ है। इस दड़बे में गुजारा कर रहा हूँ। किसी को घर बुलाते भी शर्म आती है। पता नहीं तुम्हारे बाबूजी ने मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी की। कहीं का नहीं छोड़ा, वे अनवरत बोले जा रहे थे। उनका प्रलाप सुनकर मुझे डर लगा, कहीं इन्हें दौरा तो नहीं पड़ा है। मैं सुन रही थी और रो रही थी। इनके जाने के बाद भी मेरे आंसू जारी थे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की। मैं मन ही मन अब जीजाजी को कोस रही थी। पता नहीं उन्होंने किस जन्म की दुश्मनी निकाली थी। पति नामक इस शख्स को पता नहीं क्या क्या बताया है कि अब वो ईर्ष्या में जल भूनकर खाक हो रहा है। सुबह देर से नींद खुली, किचन में जाकर देखा तो चाय के 2 कप रखे थे। मतलब ईशा चाय पीकर नहाने चली गई है और उसके पापा रोज़ की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकल गए हैं। चाय पीकर मैंने नाश्ता बनाया, अपना और ईशा का टिफ़िन तैयार किया और इनके लिए सब्जी छौंकी। गायत्री दोपहर को गरम रोटी निकाल देती है। ईशा तैयार होकर किचन में आई। बोली, तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? रोई थी या सोई नहीं? दोनों ही समझ लो। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे पापा ने रात भर मुझे सोने नहीं दिया। पूरे समय मुझे कोसते रहे कि मैंने उन्हें बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, कि मैं उनके जीवन में पनौती बनकर आई हूँ। मेरे पैर घर में पड़ते ही लक्ष्मी रूठ कर चली गई और भी न जाने क्या क्या वे कहते रहे और तुम सुनती रही। तो और क्या करती? जो सच है उसे तो स्वीकार करना ही पड़ता है ना। यह कौन सा सच है और तुम ऐसी बातों पर विश्वास करती हो? विश्वास करना पड़ता है बेटा, प्रत्यक्ष प्रमाण सामने जो है। जब मेरी शादी हुई थी तब इन लोगों की गणना रईसों में होती थी। चारों बहनों में सबसे ऊंचा घर मेरा था। बहनें रश्क करती थी और अब देखो, तो इसमें आपका क्या दोष है? दादाजी ने जो साम्राज्य खड़ा किया था उसको उनके सुपुत्र संभाल नहीं पाए। यह तुम्हारी गलती थोड़ी ही है मम्मा। अब तो 21वीं सदी है, ऐसे दकियानुसी ढंग से मत सोचो। तुम चुपचाप सुन लेती हो, इसीलिए सामने वाले का हौसला बढ़ जाता है। अपनी नाकामयाबियों के लिए वे तुम्हें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस इल्ज़ाम का जवाब दो और जवाब मांगो। ईशा नाश्ता समाप्त कर उठ ही रही थी कि उसके पिताजी आ गए। मैंने उनका नाश्ता भी टेबल पर लगा दिया। ईशा ने पापा को बोला कि पापा, आपने मम्मी की आंखें देखी? रोज़ देखता हूँ। नहीं, देखिए, गौर से देखिए। वे सूजी हुई हैं। मम्मी रात भर रोती रही हैं। तो क्या? आपने उन्हें रुलाया है पापा? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपना फ्रस्ट्रेशन मम्मी पर क्यों उतार रहे हैं? अपनी असफलताओं के लिए मम्मी को क्यों दोष दे रहे हैं? इनका चेहरा एकदम लाल हो गया। बाप से बात करने का यह तरीका होता है? बाप से कैसे बात की जाती है ये जानने का कभी मौका ही नहीं मिला ना। आपसे तो कभी संवाद ही नहीं था। जब से होश संभाला है मम्मी को ही सामने देखा है। हम बीमार होते थे तो वही डॉक्टर के पास दौड़ी जाती थी। हमारे एडमिशन के लिए वे ही स्कूल भटकती थी। हमारे ट्यूशन्स के लिए उन्होंने ही कोचिंग के दरवाजे खटखटाए। हमारी प्रोग्रेस बुक्स वे ही साइन करती थी। टीचर पेरेंट्स मीटिंग वे ही अटेंड करती थी। यहाँ तक कि शुभम को कॉलेज हॉस्टल छोड़ने मम्मी ही जबलपुर तक गई थी।
आप तो पिक्चर में कहीं नहीं थे। मैं डर गई, ये लड़की क्या कर रही है? क्यों उनसे पंगा ले रही है? भड़क गए तो खैर नहीं है। आश्चर्य, वे हंसे नहीं। वे एक विद्रूप सी हंसी हंसे और कसैले स्वर में बोले, अच्छा, इतनी स्मार्ट है तुम्हारी मम्मी, तो तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई अब तक? 30 साल की उम्र तक अनब्याही क्यों बैठी रही? मैं तिलमिला गई। यह शादी बीच में कहाँ से आ गई? जले पर नमक छिड़कना क्या अच्छी बात है? पर ईसा ने बिल्कुल बुरा नहीं माना। एक एक शब्द पर जोर देते हुए शांत स्वर में बोली, वह इसलिए पापा कि हिंदुस्तान में लड़के वाले चाहते हैं अगर लड़की का बाप जिंदा है तो वही आकर बात करे। वे एकदम भड़क उठे, नाश्ते की प्लेट परे फेंककर एकदम से खड़े हो गए। वे ईशा की ओर झपटे ही थे कि मैंने उनका हाथ थाम लिया। क्या कर रहे हैं? जवान लड़की पर हाथ उठा रहे हैं? करने दो मम्मी, बाप का कुछ फर्ज तो अदा करने दो। निकल जा मेरे घर से, अभी इसी वक्त, दफ़ा हो जा, वे ज़ोर से चीखे। ईशा ने कुर्सी के पीठ पर रखा अपना पर्स उठाया, एकदम शांत भाव से मम्मी बाय कहते हुए चली गई। मैं जैसे तंद्रा से जागी, बेटा टिफ़िन ले जा कहते कहते उसके पीछे पीछे भागी। तब तक वो अपनी एक्टिवा लेकर फुर हो चुकी थी। मैं पत्थर बनी दरवाजे पर खड़ी रही, फिर कुर्सी पर आकर बैठ गई। रात के रुके हुए आंसू एक बार फिर बहने लगे। कुछ देर बाद ये सामने आकर खड़े हो गए। इतना मातम करने की ज़रूरत नहीं है, कमाऊ लड़की है, कैंटीन में खा लेगी। मुझे गुस्सा आया, ये आदमी है या पत्थर? कोई भी आदमी इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है? उस व्यक्ति के प्रति इतना तिरस्कार जागा मन में कि बात करने की इच्छा नहीं हुई। तैयार होकर जब बाहर निकली तो उनसे इतना भी नहीं कह सकी कि जा रही हूँ, आप खाना खा लेना। रास्ते में याद आया कि टिफ़िन भूल आई हूँ। कॉलेज जाकर गायत्री को फ़ोन कर दिया कि दोनों टिफ़िन खाली करके फ्रिज में रख देना। अच्छा था, शनिवार था, बच्चों की छुट्टी थी तो पढ़ाने का टेंशन नहीं था। पर शनिवार को प्रिंसिपल मैडम इतने सारे फालतू काम निकाल देती हैं कि तबीयत पस्त हो जाती है। स्टाफ को मुफ्त में वेतन देना मैनेजमेंट को रास नहीं आता शायद। घर आई तो एकदम पस्त हो चुकी थी। खाने की प्लानिंग कर रही थी कि याद आया सुबह के सब्जी पराठे रखे तो हैं, दाल चावल गरम बना लूँगी। फिर मैंने 2 कप अच्छी चाय पी और जाकर लेट गई। मुझे आराम की सख्त ज़रूरत थी। शाम को ईसा आई तभी किचन में गई और बोली, मम्मा मेरा खाना मत बनाना, मुझे भूख नहीं है। मैं समझ गई सुबह के बात पे नाराज़ है। सोच लिया कि अभी कुछ नहीं कहूँगी, रात को चुपचाप कमरे में खाना दे आऊँगी। कि अन्न पर गुस्सा नहीं निकालते, पाप लगता है। हम लोग खाने बैठे तो इन्होंने कहा, तुम्हारी लाडली अभी तक लौटी नहीं क्या? उसे भूख नहीं है। उन्होंने थाली की ओर देखा और बोले, आज बासी ईद है कि बासी दशहरा? सुबह की तो सब्जी है, इसे बासी नहीं कहते। हमारे यहाँ तो कहते हैं। मैं समझ गया तुम्हारी लाडली को भूख क्यों नहीं है, खाना देखकर ही भाग गई होगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिटिया को भूख नहीं है तो तुमने खाना बनाने की जहमत ही नहीं उठाई? दाल चावल गरम बनाए तो हैं। हाँ तो बस मुझे वो ही देना। मैंने निर्विकार भाव से दाल चावल परोस दिए। यह नहीं कहा कि रुकिए, अभी गरम फुलके उतार देती हूँ। अपने व्यवहार पर मुझे
खुद ही आश्चर्य हो रहा था। हमने शुरू ही किया था कि बेल की आवाज़ आई। मैं उठने को थी कि ईशा कमरे से निकली। बोली, मम्मी तुम रहने दो, मैं देखती हूँ। वो भीतर आई तो उसके हाथ में कागज़ का बड़ा सा डिब्बा था। मैं समझ गई पिज़्ज़ा मंगवाया होगा। मन ही मन खुशी भी हुई कि लड़की भूखी नहीं रहेगी, पर ये तुनक गए। दाल रोटी की भूख नहीं है रानी जी को, पिज़्ज़ा खाएंगी। मुझे गुस्सा आ गया। यह सब आपकी ही मेहरबानी है। सुबह वो टिफ़िन छोड़कर चली गई थी, अब बाज़ार से मंगवा कर खा रही है। इसका कारण जानते हैं ना? सुबह आपने उसे घर से निकल जाने के लिए कहा था। कौन खुददार लड़की इसके बाद घर पे खाना खाएगी? इतनी नाक वाली है तो चली जाए ना कहीं। यहाँ क्यों डटी हुई है? उसी समय शायद ईशा पानी लेने के लिए बाहर आई। मुझे डर हुआ कहीं उसने पापा की बात सुन तो नहीं ली। फ्रिज में से बोतल निकालकर वो टेबल के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, चिंता मत कीजिए पापा, जल्दी ही चली जाऊंगी। पर वो क्या है ना, मकान हाट बाज़ार में नहीं मिलते, ढूंढने पड़ते हैं। ढंग का मकान मिलते ही आपका मकान खाली कर दूंगी, इत्मीनान रखिए। तभी वो कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। ये संस्कार दिए हैं तुमने? ये दांत पीसकर बोले। लड़की तुर्की बतुर्की हर बात का जवाब दे रही है। जवान लड़की को घर से निकालना कौन से संस्कारों में आता है? अब तुम मुझे संस्कार सिखाओगी? ये थाली सरकाकर उठ खड़े हुए और रूम में चले गए। और कोई दिन होता तो मैं भी रोते कलपते उठ जाती, उन्हें मनाकर थाली पर ले आती, मनुहार करके खिलाती। पर आज मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं मज़े से बैठकर खाना खाती रही। मुझे सचमुच जोरों की भूख लग आई थी। कल रात कलह कलेश के कारण ठीक से खाया नहीं गया था। आज तो दिन भर उपवास ही हो गया था। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। एक तो सुबह शाम घर में कॉलेज में खड़े रहो, फिर ऐन खाने के समय ये नौटंकी चिढ़ा रही थी मुझे। मैंने आराम से खाना खाया, इत्मीनान से रसोई समेटी। एक बार बिटिया के कमरे में झांक लिया, 20 मिनट टीवी देखा, फिर कमरे में प्रवेश किया। अपनी तरफ का बेड कवर ही हटाकर लेट गए थे। पूरा लबादा मेरे तरफ पड़ा हुआ था। मैंने उसे तहाते हुए कहा, बेड कवर हटाने में कितनी देर लगती है? पर लोगों से वह भी नहीं होता। अब मैं तुम्हारा बिस्तर लगाऊंगा। वे तुनके, नहीं नहीं, आप ये छोटा काम क्यों करेंगे? आप तो राजकुमार हैं। वो क्या कहते हैं, बिगड़े दिल शहजादे। क्या कहा? कुछ नहीं, आप सो जाइए, मुझे नींद आ रही है। बाबूजी की याद आ रही है, बल्कि उन पर गुस्सा आ रहा है। कल आप उन्हें कोस रहे थे, आज मैं कोस रही। बृजमोहन का रिश्ता क्यों लौटा दिया उन्होंने? आज वहाँ होती तो राज करती। सच, आपने उनकी बीवी को देखा था? उफ़, क्या ठाठ थे, क्या जलवा था। हर फंक्शन पर साड़ियाँ तो सभी बदल रही थीं, पर ये मेम साहब हर साड़ी के मैचिंग पर्स, ज्वेलरी और सैंडल तक बदल रही थी। एक आया हमेशा उसके साथ रहती थी, ट्रे में उसके कपड़े सेट वगैरह लेकर आई थी। बालों में फूल टाँकती थी, सैंडल के स्ट्रेप्स तक बांधती थी। रानी महारानियों कैसे ठाठ थे उसके। और एक हम हैं, सुबह से शाम तक खट रहे हैं, थैंकलेस जॉब। ओ महिला रानी महारानी सा भाग्य लेकर आई है, तभी तो उसे भी राजा बना दिया। तुम उस घर में जाती तो रानी क्या
नौकरानियों से ही भी बदतर हालत में होती। ओ बेचारा कड़का तो था ही, तुम्हारी कृपा से और कड़का हो जाता। पर कम से कम अपनी अकर्मण्यता का ठीकरा मेरे सिर पर तो न फोड़ता। वे एकदम उठकर बैठ गए। क्या कहा तुमने? वही जो ईसा ने सौम्य शब्दों में कल कहा था। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? शर्म, संकोच, लिहाज, यह शब्द तो इस घर से उठ चुके हैं ना। आपको पत्नी को कोसते शर्म आती है ना। बेटी को घर से निकालते संकोच होता है ना। बेटी बाप का लिहाज कर रही है तो मैं ही अकेली सभ्यता का मुखौटा क्यों लगाए रखूं? मुझे भी अपनी बात कहने का हक होना चाहिए और मैं अपनी बात कह कर रहूँगी। कौन सी बात? उन्होंने गुर्रा कर पूछना चाहा, पर आवाज़ में दमखम नहीं था। मेरे इस आकस्मिक व्यवहार से वे विस्मित थे, किम कर्तव्य विमूढ़ थे। ईशा ने ठीक ही कहा था, चुपचाप सब सुन लेती हो, इसीलिए लोगों का हौसला बढ़ता है। जवाब देना सीखो, जवाब दो और जवाब मांगो। उसकी बातों में सचमुच दम था। तो सुनिए, मैंने शुरू किया। आपकी माताजी का कहना था कि मैं अपने साथ दलिद्दर लेकर आई हूँ। आप भी शायद उस बात से इत्तेफाक रखते हैं, तो मैं आपको बता दूँ, मैं दलिद्दर नहीं हूँ। मैं 15 तोला सोना और 32 साल पहले वाला 50,000 लेकर आई थी। आज उसका हिसाब मांगूं तो क्या दे सकेंगे? वह मेरा स्त्री धन था, कानूनन उस पर मेरा हक था। पर उन 50,000 रुपये में से किसी ने भी मेरे हाथ में 50 रुपये भी नहीं रखे। और 15 तोला सोना कहाँ ठिकाने लग गया पता ही नहीं चला। अभी शुभम की शादी में बहू के लिए मुझे मंगलसूत्र खरीदना पड़ा। मेरी उतनी सामर्थ्य नहीं थी तो ईशा ने मेरी मदद की। आप तो विरोध की मुद्रा में तने बैठे रहे ताकि कुछ देना ना पड़े। वैसे आपसे किसी ने कोई अपेक्षा भी नहीं की थी। वैसे आप शादी में नहीं आते तब भी कोई किसी को आश्चर्य नहीं होता और शायद अफसोस भी नहीं होता, पर आप आए, अच्छा लगा। लड़की वालों के सामने हमारी इज्जत रह गई। मेरी दहेज वाली बात तो शायद इतिहास हो गई है। हम वर्तमान की बात करें, मैं इतने सालों से नौकरी कर रही हूँ। सारी कमाई घर में या बच्चों पर ही खर्च होती रही है। अपने लिए ढंग से कभी एक साड़ी भी नहीं खरीद पाई। मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, मैं हकीकत बयान कर रही हूँ। शिकायत करने की मुझे आदत नहीं है। मैं भी संपन्न घर से आई थी। अभावों की मुझे भी आशा नहीं थी, पर मैंने परिस्थिति से समझौता कर लिया। चेहरे पर शिकन नहीं आने दी। अपने घर और बच्चों के लिए जो कुछ करना पड़ा और कर रही हूँ। मैंने कभी नहीं चाहा इसके लिए कोई कृतज्ञता ज्ञापन करे या धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो, पर कम से कम मुझे पनौती जैसे विशेषण से तो न नवाजा जाए। ये मुँह बाय मुझे देखते ही रह गए। ऐसे धारा प्रवाह भाषण की मुझसे अपेक्षा ही नहीं की होगी। उन्हें क्या, खुद मुझे अपने ऊपर आश्चर्य हो रहा था। एक साथ इतना बोलने के कारण मुझे थकान तो हो आई थी, पर बहुत हल्का लग रहा था। पता नहीं कितनी बातें मन पर बोझ बनी हुई थी, एक साथ बाहर निकल गई। अच्छा लगा। रोज़ की तरह सुबह आँख खुल गई। मुँह हाथ धोकर आई तो याद आया कि आज तो रविवार है। फिर लेट गई। बगल से आवाज़ आई, आज चाय वाय नहीं मिलेगी क्या? मॉर्निंग वॉक पर जाने से पहले इन्हें चाय ज़रूर चाहिए। अभी बनाती हूँ।
मैंने कहा और चादर सिर तक ओढ़ करके सो गई। पर नींद लग गई। पता नहीं कितनी देर तक सोती रही। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से नींद टूटी। उठकर देखा तो बाहर का नहीं, कोई घर के दरवाजे का दरवाज़ा खटखटा रहा है। कौन है? मैं हूँ ईशा। तो दरवाज़ा क्यों तोड़ रही हो? भीतर आ जाओ। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर आ गई। इधर उधर देखते हुए उसने कहा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? क्यों, मेरी तबीयत को क्या हुआ? इतनी देर तक कभी सोती नहीं हो, इसलिए पूछा। संडे मना रही थी। फिर उस पर एक नज़र डालते हुए पूछा, और तुम सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? सुबह नहीं है मम्मी जी, 10 बज रहे हैं। और वो एक स्टूल खींचकर मेरे सामने बैठ गई। दरअसल मैं रत्ना के यहाँ शिफ्ट हो रही हूँ। अभी तो मैं सिर्फ कपड़े लेकर जा रही हूँ। घर मिल जाएगा तो बाकी सामान ले जाऊँगी। तुम मेरे लिए किचन का एक सेट तैयार कर देना। ये एकदम से उठ बैठे। इतनी मुख्तार हो गई हो तुम? किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं समझी? पूछने की ज़रूरत क्या है पापा? आप ही ने तो कल घर से निकल जाने का हुक्म दिया था। पापा उसे सिर्फ घूरते ही रह गए। क्या बोलते? कैसे जा रही हो? मैंने पूछा। टैक्सी से। तुम लोगों के उठने का राह देख रही थी। अब बुक कर देती हूँ। उसने जैसे ही मोबाइल निकाला, मैंने उसके हाथों से छीन लिया। यह क्या कर रही हो? तुम कहीं नहीं जाओगी। मम्मी, रत्ना मेरा वेट कर रही होगी। उससे मैं निपट लूँगी। मम्मी, हमारे पास एक ही दिन होता है, संडे का। कहा ना, तुम कहीं नहीं जाओगी। ये क्या बचपना है मम्मी? बचपना मैं नहीं, तुम कर रही हो। तुम्हारे पिता कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनो। ये घर मेरा है। छोटा ही सही, किराए का ही सही, पर मेरा है। इस घर से निकालने का हक सिर्फ मेरा है। और मैंने तो तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा। जिस दिन कहूँगी, जिस दिन घर से निकालूँगी, विधि विधान के साथ विदा करूँगी। वह मुँह फुलाए बैठी रही। अब जाओ और हम लोग के लिए चाय बनाकर ले आओ। कभी माँ की सेवा कर लिया करो, पुण्य लगेगा। वह पैर पटकती हुई चली गई। उसके जाते ही ये बोले, मकान मालकिन होने का धौंस दिखा रही हो तो क्या करूं? लड़की को घर छोड़कर जाने दूं ताकि शादी की सारी संभावनाएं खत्म हो जाए? और धौंस जमाने की क्या ज़रूरत है? मकान मालकिन तो हूँ ही। आप बार बार मुझे सुनाते हैं कि इस दड़बे में रहना पड़ रहा है, इस कबूतर खाने में गुजारा करना पड़ रहा है। तो इसे इस तरह सोचिए कि मेरी बदौलत सर पे छत तो है, भले ही छोटी ही है। ईशा चाय देकर जाने लगी तो मैंने कहा, रुको, और भी बात करनी है। वह मुंह फुलाकर स्टूल पर बैठ गई। चाय पीकर मैंने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। वो जो भी है उससे कहना, बिजनेस में लगातार घाटा होने से पिताजी की मानसिक अवस्था ठीक नहीं है। माँ बात करेंगी तो चलेगा? मुझे पागल करार दे रही हो? ये गुर्राए, कुछ तो कारण बताना पड़ेगा ना, नहीं तो बेटी अनब्याही रह जाएगी। हाँ तो बेटा, मेरी बात समझ रही हो ना? नहीं मम्मी, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। पता नहीं किसके बारे में क्या कह रही हो। बेटा, माँ हूँ मैं तुम्हारी, तुम्हें आईने की तरह साफ पड़ सकती हूँ। उस दिन तुमने पापा के सामने कहा था कि लड़के वाले चाहते हैं कि लड़की के बाप आकर बात करे। जिस तरह तड़प के साथ तुमने कहा था, मैं तभी समझ गई थी कि कहीं कोई है। तो बेटा, अब उस शख्स को जल्दी घर बुला लो। घर बुलाना ना चाहो तो हम रत्ना के यहाँ मिल लेंगे, नहीं तो किसी होटल में मीटिंग रख लेते हैं।
मम्मी, मैंने कहा था ना वह अध्याय मैंने कब का बंद कर दिया है। हाँ, कहा था, पर यह तुम नहीं तुम्हारी हताशा बोल रही थी। छोटे भाई की शादी पहले हो जाने से शायद तुम डिप्रेशन में आ गई थी, पर इतना हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 30 की उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती। आजकल आम शादियां इस उम्र में होती है। हमारा 18-20 साल वाला ज़माना गया। हाँ, पर इससे अब ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे पापा ने चैलेंज दिया था ना कि तुम्हारी मम्मी अगर इतनी स्मार्ट है तो तुम्हारी शादी अब तक क्यों नहीं हो सकी। अब हम उस चैलेंज को स्वीकार करते हैं और जल्दी से जल्दी तुम्हारे हाथ पीले करते हैं। अब जाओ और सामान वापस अपने कमरे में रखो। मैं अभी नाश्ता बनाती हूँ, फिर चाहे संडे मनाने के लिए रत्ना के यहाँ चले जाना। और हाँ, ये लो अपना फ़ोन रखो। मुझे तो एकदम हाशिए पर डाल दिया तुमने। शायद पागल साबित करके ही दम लोगी। वह काम तो आप खुद कर रहे हैं। मतलब? पता नहीं कब कितने साल पहले जीजा जी मेरे लिए एक प्रस्ताव लाए थे, जिसे बाबूजी ने नकार दिया था। जीजा जी उस बात को मन में लेकर बैठ गए थे। अब इतने साल बाद उन्हें मौका मिला तो उन्होंने सारी खुन्नस निकाल ली, अपना अपमान भुला लिया। आप जैसा सॉफ्ट का टारगेट उन्हें जो मिल गया था, और आपको भी मुझ पर मेरी हताशा मुझ पर उड़ेलने का बहाना मिल गया था। पिछले 3 दिनों से आप यही तो कर रहे हैं। यह पागलपन नहीं तो और क्या है। श्रीमान जी, जो दुर्बल और कमज़ोर होते हैं ना, वो ही अपने को ढांपने के बहाने ढूंढा करते हैं। जिनके पास पुरुषार्थ होता है वे भाग्य को कोसते नहीं हैं, भाग्य से 2-2 हाथ करते हैं। अपने दमखम से पहाड़ काटकर रास्ता बना लेते हैं। एकाएक कमरे में मेरा दम घुटने लगा। मैं बाहर निकल आई। ईशा कुर्सी पर बैठकर पेपर पढ़ रही थी। क्या लेक्चर दे रही थी? उसने पूछा। दबी हुई राख को कुरेद रही थी। शायद कोई चिंगारी मिल जाए जो आग पकड़ ले। वो हंस दी। बुझे हुए शोलों को हवा देने की कोशिश मत करो। जाओ, जाकर नहा लो। मैंने नाश्ता ऑर्डर किया है। मैंने उसे गौर से देखा। एक अरसे बाद उसका चेहरा तनाव रहित नजर आया। तनाव रहित और खिला खिला सा। मैंने तो अंधेरे में तीर चलाया था, पर सचमुच कोई था। अभी आप मालती जोशी जी की लिखी कहानी मैं चुनौती हूँ पनौती नहीं सुन रही थी।